Okay, let's begin, my dear students. So today we will again start with the practical questions of the business law under Indian Contract Act 1872. और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस में मैंने जो एक दो क्वेश्चंस बाकी रखा वो भी आपको कराया जाएगा, सो डोंट वरी फॉर दैट. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17. इसमें हम लोग सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस को समझेंगे. क्या है? रोहन इज रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर इन दिल्ली. रोहन एक पर्सन है जो दिल्ली में अपना एक ग्रोसरी शॉप चलाता है. ही सेल्स इज ग्रोसरी बिजनेस इंक्लूडिंग गुडविल वर्थ रुपीज 1 लाख टू रोहित फॉर सम ऑफ रुपीज 5 लाख. उसने पूरा अपने बिजनेस को, ग्रोसरी बिजनेस को सेल आउट कर दिया. रोहित को उसने बेच दिया. रोहन ने अपना बिजनेस किसको बेचा? रोहित को. और गुडविल भी अपने बिजनेस का उसने सेल आउट कर दिया. टोटल इसके लिए उसने 5 लाख रुपीज का पेमेंट लिया है, जिसमें गुडविल का वैल्यू कितने लाख रुपए का है? 1 लाख रुपीज का गुडविल है. आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल रोहित मेड एन एग्रीमेंट विथ रोहन. रोहित ने रोहन के साथ एक एग्रीमेंट किया अपना बिजनेस का गुडविल बेचने के बाद. एज पर दिस एग्रीमेंट रोहन इज नॉट टू ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस इन होल ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. देखो, इसने इस तरह का एग्रीमेंट पे साइन किया. रोहन इज नॉट टू ओपन. रोहित ने ये एग्रीमेंट मेड किया है. रोहित कौन है? नाम पे ध्यान देना. रोहित जो बायर है. रोहित कौन है? बायर. बायर ने ये एग्रीमेंट रोहन के साथ किया कि रोहन कोई भी दूसरा सिमिलर ग्रोसरी शॉप, इसी तरह का बिजनेस पूरे इंडिया में ओपन नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट 10 ईयर्स ओपन नहीं कर पाएगा. ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? फिर देखो, हाउएवर रोहन ओपन्स अनदर स्टोर इन द सेम सिटी 2 मंथ लेटर. दिल्ली एक बहुत बड़ा शॉप, मतलब बहुत बड़ा एरिया है, और वहीं पर रोहन ने 2 महीने के बाद ही जाकर के एक नया ग्रोसरी शॉप सेम काइंड का बिजनेस स्टार्ट कर दिया. लेकिन ये सेम सिटी में ओपन किया. एरिया अलग हो सकता है. दिल्ली बहुत बड़ा सिटी है, ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर में ख़त्म हो गया कहानी, बहुत बड़ा है. व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल विथ रोहित. रोहित के पास क्या राइट अवेलेबल होगा रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन रोहन विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देना है, आपको पहले इस एक्ट के प्रोविजंस को समझाना है. सेक्शन 27 में आप लोगों ने पढ़ा है रिस्ट्रेंट ऑफ डूइंग अ बिजनेस, है ना. सो सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस क्या बोलते हैं? सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें बोलता है एनी एग्रीमेंट दैट रेस्ट्रेंट अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस इज वॉइड एग्रीमेंट. कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें एक पर्सन एग्रीमेंट के थ्रू दूसरे पर्सन को किसी भी तरह का ट्रेड करने से, किसी भी तरह का बिजनेस करने से, किसी भी तरह का प्रोफेशन प्रैक्टिस करने से अगर रोकता है, रेस्ट्रेंट करता है, मतलब स्टॉप करता है, उसको रोकता है ऐसा बिजनेस करने से, तो ऐसे तरह के बिजनेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? वॉइड एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के थ्रू अगर किसी पर्सन को एक दूसरा पर्सन एग्रीमेंट के थ्रू लॉफुल बिजनेस करने से, लॉफुल ट्रेड करने से, लॉफुल प्रोफेशन प्रैक्टिस करने से अगर रोकता है, तब ऐसे सिचुएशन में इसे हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं. क्या नाम देते हैं? वॉइड एग्रीमेंट इसे नाम देते हैं. ठीक है. फिर क्या बोलता है? हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल. लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन भी है जो ऑलरेडी आपने प्रोविजंस में पढ़ा है, और वही चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. यहाँ पर इसका एक्सेप्शनल रूल क्या है? वन ऑफ द स्टेट्यूटरी एक्सेप्शन इंक्लूड्स सेल्स ऑफ गुडविल. एक एक्सेप्शन है जिसमें सेल्स ऑफ गुडविल को भी इंक्लूड किया गया है. द रेस्ट्रेंट एज टू सेल ऑफ गुडविल वुड बी अ वैलिड रेस्ट्रेंट. अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस का गुडविल भी किसी दूसरे पर्सन को बेचा है और फिर वह एग्रीमेंट के थ्रू दूसरे पर्सन को मतलब किसी पर्सन ने मान लो गुडविल बिजनेस का परचेज किया है और वह एग्रीमेंट में इंटर करता है उसको सेम तरह का बिजनेस को प्रैक्टिस करने से रेस्ट्रेंट करने के लिए, तब वह वॉइड एग्रीमेंट नहीं समझा जाएगा. ठीक है, तब वह वैलिड समझा जाएगा. लेकिन उसके भी क्या नियम है उसे देख लो यहाँ पर. द रेस्ट्रेंट मतलब होता है रोकना, बाधा पहुंचाना किसी को. समझ में आ रहा है ना? The restraint as to sale of goodwill would be a valid restraint provided के बाद क्या है? कंडीशन लिखा हुआ रहता है. प्रोवाइडेड के बाद क्या लिखा हुआ रहता है? कंडीशन.
प्रोवाइडेड वेयर द रेस्ट्रेंट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस। ये जो रुकावट जो पहुंचाया जा रहा है, रिस्ट्रेंट किया जा रहा है एग्रीमेंट के थ्रू, किसके बारे में किया जा रहा है? सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन करने से रोका जा रहा है, सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन करने से रोका जा रहा है। दूसरा, द रेस्ट्रेंट शुड बी विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। ये जो आप रुकावट पैदा कर सकते हो, रेस्ट्रेंट कर सकते हो, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं कर सकते हो, पूरे मुल्क में नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? किसी स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में ही रोक सकते हो। अब कौन सा दिल्ली का एक लोकेशन का पर्सन दूसरे लोकेशन पे जो वेस्टर्न दिल्ली में रहते हैं, वे कौन सा साउथ दिल्ली में जाकर के अपना मतलब ग्रोसरी शॉप में जाकर के सामान खरीद के लेकर के आते हैं? लोग तो यहाँ घर से नहीं निकलता है, समझ में आ रहा है ना? घर से ऑनलाइन ऑर्डर करके सब मंगा रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे सिचुएशन में क्या वह पूरे, अगर उसको दिल्ली में, क्या पूरे इंडिया में बोलता है कहीं ग्रोसरी शॉप मत ओपन करना? नहीं कर सकते हो। अब कर्नाटका का लोग जाएगा दिल्ली में ग्रोसरी खरीदने के लिए? पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो ये द रेस्ट्रेंट शुड बी विद इन द, ये जो रुकावट होगा कुछ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट तक के लिए होगा कि हाँ भाई मेरा शॉप इस स्ट्रीट में है, तुम यहाँ से 1 किलोमीटर के या 2 किलोमीटर के एरिया में तुम ग्रोसरी शॉप अपना ओपन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इधर के सारे लोग तुमको जानते हैं, तुम अच्छा बिजनेस करते हो, इसलिए तुम्हारा गुडविल बना हुआ था, तुम्हारा बिहेवियर टुवर्ड्स द कस्टमर अच्छा है, तुम क्रेडिट भी देते हो। तो हो सकता है कि सारे लोग मेरे शॉप में आना बंद करके फिर से तुम्हारे शॉप में जाना स्टार्ट कर दें, तो मैं तुमसे जो गुडविल का पेमेंट किया, वो गुडविल का पेमेंट करना मेरे लिए फायदा नहीं दे सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटीज है। देन ऐसे सिचुएशन में वो लोकल लिमिट स्पेसिफाई होना चाहिए। तीसरा, द रेस्ट्रेंट शुड नॉट टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस आफ्टर सेल ऑफ गुडविल टू द बायर फॉर अ प्राइस। देखो, द रेस्ट्रेंट शुड नॉट टू कैरी ऑन, the restraint should be not to carry on the similar business after sale of goodwill to the buyer for a price। restraint किस लिए होगा? not to carry on similar business के लिए होगा कि आप एक वैसा ही बिजनेस, जैसा बिजनेस का गुडविल आपने हमें बेचा है, जैसा बिजनेस आपने बेचा है, वैसा ही सिमिलर बिजनेस आप ओपन नहीं कर सकते हो, इसके लिए रिस्ट्रेंट होगा। वह डिफरेंट बिजनेस तो कर ही सकता है। मान लो ग्रोसरी शॉप उसने बंद कर दिया, लेकिन उसने लगे हाथ उसी बिल्डिंग में बगल में दुकान लेकर के और क्लोथ का शॉप अगर ओपन कर दिया, तो क्या वह ऐसा नहीं कर सकता है? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बिल्कुल कर सकता है। तो रेस्ट्रेंट किसके लिए होना चाहिए? रेस्ट्रेंट शुड बी, रेस्ट्रेंट किसके बारे में होना चाहिए? नॉट टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस। इसको एक साथ अंडरलाइन करोगे, नॉट टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस। सिमिलर बिजनेस करने के लिए रोका जाता है आफ्टर सेल ऑफ गुडविल टू द बायर फॉर अ प्राइस। अगर बायर को किसी प्राइस दे करके अगर आपने गुडविल बेचा है, तो ऐसे सिचुएशन में बायर आपके साथ एग्रीमेंट कर सकता है, जिसमें वो आपके ऊपर रेस्ट्रेंट लगा सकता है कि आप सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करोगे, विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट आप ये बिजनेस नहीं करोगे। ठीक है ना? अच्छा, और नेक्स्ट और आखिरी क्या है? द रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल होना चाहिए। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि तुम पूरे भारत में बिजनेस नहीं कर सकते हो। क्या वो देश छोड़ के चला जाएगा? अगर मान लो किसी ने पूरी ज़िंदगी का अगर 25 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया ग्रोसरी के बिजनेस में काम करने का, और उसने वहाँ से अपना बिजनेस बेच के किसी दूसरे लोकेशन पे, शहर के या फिर किसी दूसरे स्टेट में जाकर बिजनेस करना चाहता है, तो क्या वह नहीं कर सकता है सिमिलर बिजनेस? बिल्कुल कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में रिस्ट्रिक्शंस जो होगा, जो ये रेस्ट्रेंट होगा, रेस्ट्रेंट का मतलब ही रिस्ट्रिक्शंस हुआ, ये कैसा होना चाहिए? पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, रीजनेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबलनेस of restriction will depend upon the number of factor as considered by court। ये हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि रीजनेबलनेस क्या होगा। हाँ, आपस में बातचीत करके डिसाइड किया ही जा सकता है कि हाँ भाई देखिए, हमारा तो समझौता यही हो रहा है कि आप ना यहाँ पर कम से कम जिस कॉलोनी में हमने आपसे ये ग्रोसरी शॉप ओपन कर आपसे परचेज किया है, कम से कम इस कॉलोनी में, ये कॉलोनी कम से कम 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, इस कॉलोनी में आप ओपन मत करना, इधर आपको सब कोई जानता है। तो ये बात एक बन सकती है, समझ में आ रहा है ना? ये आपस में बात हो सकती है। लेकिन अगर मामला बिगड़ गया, यानी सिमिलर बिजनेस उसने ओपन कर दिया, तो बात कहां तक जाएगा? कोर्ट तक जाएगा। तो ये रीजनेबलनेस जो होगा रिस्ट्रिक्शंस का, ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है ना? रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस विल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर एज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर को, बातों को सुनेगा, दोनों के पक्ष को विपक्ष को सुनेगा, समझ में आ रहा है ना? और फिर उसके बाद अपनी बातें बताएगा, उस फैक्टर के ऊपर वह डिपेंड करता है। अब हमारे क्वेश्चंस में क्या है? अपना क्वेश्चंस का फैक्ट क्या है? यहाँ पर अपना रोहन भाई जो है ना, रोहन भाई, इसने बिजनेस को बेचा है और खरीदा किसने है? रोहित ने। तो रोहन ने क्या किया?
इन द गिवन केस रोहन हैज सोल्ड द गुडविल एंड देयर इज रेस्ट्रेंट फॉर नॉट कैरिंग ऑन, और उसने रेस्ट्रेंट किया यहाँ पर कि वह कैरी ऑन नहीं करेगा सेम बिजनेस ऑफ द ग्रोसरी स्टोर इन द एरिया, वह ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस को ओपन नहीं करेगा, ग्रोसरी स्टोर ओपन नहीं करेगा. हाउएवर द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन रोहन इज अनरीजनेबल एज ही कैन नॉट कैरी सिमिलर बिजनेस इन होल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स. ये जो है ना, ये क्या है, ये तो ग्रोसरी शॉप पूरे भारत में ओपन नहीं कर सकते हो, आने वाले 10 साल तक ओपन नहीं कर सकते हो. तो ये वाला जो रीजन है ये अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जो कि रोहित की तरफ से रोहन के ऊपर डाला गया है. समझ में आ रहा है ना, रोहित कौन है, बायर है. सो रेस्ट्रिक्शंस ऑन रेस्टोरेंट टू सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड शुड बी रीजनेबल टू मेक इट अ वैलिड एग्रीमेंट. अगर कोई रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रेस्टोरेंट रोकने के लिए टू कैरी ऑन द सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस इज रीजनेबल, देन इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट. अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाला जा रहा है और फिर रेस्टोरेंट ऑफ बिजनेस का एग्रीमेंट अगर कोई पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कर रहा है तो ये वैलिड एग्रीमेंट कंसिडर किया जाएगा. लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं था क्योंकि अनरीजनेबल डाला था. तो कंक्लूजन क्या होगा, रोहित कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन, रोहित कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता अगेंस्ट रोहन के, एज द रेस्ट्रिक्शंस ही क्या है, अनरीजनेबल है. कोर्ट पहले ही बैठक में क्या करेगा, उसको खारिज कर देगा कि तुम तो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल के रखे हो, ये क्या देश छोड़ के चला जाए, कोर्ट पूछेगा उससे. समझ में आ रहा है ना. तो ऐसे सिचुएशन में वह कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है एज पर सेक्शन नंबर 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Hence the agreement made between the Rohan and Rohit is restraint of trade. In restraint of trade is the void agreement. ये क्या है आपका void agreement. कैसा एग्रीमेंट बना है इन लोगों के बीच, void agreement. लेकिन सर ये तो एक्सेप्शन में सही होता है, लेकिन हाँ एक्सेप्शन में सही होता है तो ये सारे कारण भी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे 1 से लेकर के 4 तक, रीजनेबल होना चाहिए. तो आपका ऐसे क्वेश्चंस, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम्स में जाएगा तुम लोग तो यही क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन इस प्रोविजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 100% इसकी चांसेस है. समझ में आ रहा है ना. और फिर आपको लिखने का तरीका ऐसे ही डेवलप करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते हो. देखो ये कभी यही क्वेश्चंस आपसे 6 मार्क्स का पूछा है, कभी मैंने देखा ऐसा एक भी मैंने आंसर आपको बताया जो कि 4 मार्क्स में पूछा गया और काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन है. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिखोगे वैसा ज़रूरी नहीं है. बड़े मार्क्स को भी छोटे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है. छोटे मार्क्स में कोई मतलब बड़े मार्क्स में कोई आए हैं तो उनको छोटे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है. और आपके बड़े मार्क्स का आया, छोटे मार्क्स का आया है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भी लिखना पड़ सकता है कहीं कहीं पे. तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कैसा आपको आंसर अपना करना है. बात समझ में आई क्या सभी लोगों को. अभी देखो ये छोटा सा एक क्वेश्चन है हम लोगों का. क्वेश्चन नंबर 18 पे आप आ जाओ बच्चों. क्वेश्चन नंबर 18 ये 4 मार्क्स में पूछा गया है. मिस्टर जॉय ओन्स 2 फ्लैट इन अ बिल्डिंग. कितने फ्लैट हैं? अच्छा ये तो मैंने एग्जाम में दिया था. कल एक बच्चा मेरे पास आया भी था पूछने के लिए यही क्वेश्चंस. कल ही की बात है कि सर आपने तो ये जो प्रोविजन बताया था मैं तो उसके अकॉर्डिंग ही लिखा था. समझ में आ रहा है ना. लेकिन फिर भी आपने सर जो हॉर्स वाला एग्जाम्पल दिया था याद है, आपने हॉर्स वाला और एम्बेसडर कार और फिएट कार का आपने एग्जाम्पल दिया था. लेकिन उसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोला था कि मैं अपना कोई एक कार आपको बेचने के बारे में सोच रहा हूँ. ये नहीं बोला था कि मैं फिएट कार बेचना चाहता हूँ कि एम्बेसडर कार बेचना चाहता हूँ. लेकिन इसमें तो इसने फ्लैट नंबर मेंशन कर दिया कि मैं कौन सा फ्लैट बेचना चाहता हूँ. मेरी बात समझ में आ रही है ना. तो ये फर्क था, मैंने उस बच्चे को समझा के भेजा. देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है अपना. क्वेश्चन है मिस्टर जॉय ओन्स 2 फ्लैट इन अ बिल्डिंग. एक ही बिल्डिंग में उसके 2 फ्लैट हैं. ही वांटेड टू सेल फ्लैट नंबर 101 टू मिस्टर रॉय. वह रॉय को अपना फ्लैट नंबर 101 बेचना चाहता है और मिस्टर जॉय ऑफर्ड टू सेल हिज फ्लैट नंबर 101. ये नंबर के साथ मेंशन किया मिस्टर रॉय को कि वो मिस्टर रॉय मैं अपना फ्लैट नंबर 101 जो कि 2nd फ्लोर पे है, मैं ऐसे ही बोल दिया 2nd फ्लोर पे, इसी वाले फ्लैट को मैं बेचना चाहता हूँ. बट मिस्टर रॉय थॉट दैट. सुनने के बाद अगर उसने ये ऑफर करते समय ये बात बोला है फ्लैट नंबर यानी जिस आइटम को वह बेचना चाहता है, जिस गुड्स को वह बेचना चाहता है उसका नाम तक उसने मेंशन कर रखा है यहाँ पर. क्लियर है मेरी बात ना. लेकिन उसके बाद भी रॉय अगर ये सोच बैठा है कि मेरे को ना लग रहा है कि वो फ्लैट नंबर 102 मुझे बेचने के लिए बोला था,
याद नहीं आ रहा तो फ़ोन लगा के पूछ लो। लेकिन इसने ये थॉट करके बैठ गया, बात समझ में आ रही है ना, थॉट करके ये बैठ गया कि मिस्टर जॉय यहाँ पर मिस्टर रॉय थॉट दैट मिस्टर जॉय वांटेड टू सेल, मिस्टर रॉय ये सोच बैठा कि मिस्टर जॉय फ्लैट नंबर 102 हमें बेचना चाहता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये सोच बैठा है, मतलब कंसेंसस एड आइडम नहीं हुआ है। कंसेंसस एड आइडम का मतलब क्या होता है बच्चों, मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ द बोथ पर्संस ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये नहीं हुआ है इसमें, क्लियर है। एंड यहाँ पर सेड यस फॉर द एग्रीमेंट, और उसने 102 नंबर सोच करके वह यस बोल दिया। 102 नंबर आपका 4 BHK का फ्लैट था, 101 नंबर 2 BHK का फ्लैट था, वह 102 समझ के तुरंत बोल दिया हाँ हाँ मैं एकदम तैयार हूँ खरीदने के लिए, ऐसे। फिर क्या हुआ, कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट। इनके बीच जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट कितना तक वैलिड है ये आपको बताना है। अब कुछ बच्चे ऐसे एग्जाम में लिखना शुरू करते हैं, नो दिस इज नॉट वैलिड एग्रीमेंट, ऐसे उनका नंबर तो पहले ही काट देगा। समझ में आ रहा है ना, आपको प्रोविजन के साथ बात करने हैं, और इसमें क्लास नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लास नंबर 1 जिसमें आपको इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए गए हैं ना, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 10 के बारे में बात हो रही है, क्लियर है। तो यहां पर क्या बोलता है, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लेट डाउन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में क्या बताया गया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, इसेंशियल एलिमेंट के वैलिड मतलब इसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में सेक्शन नंबर 10 में आपको बताया गया है। सो वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होना चाहिए, ऐसा पढ़े हो, फ्री कंसेंट एक इसेंशियल एलिमेंट होता है। कंसेंट इज एन एक्सप्रेस विलिंगनेस और गिविंग वॉलंटरली परमिशन। कंसेंट देने का मतलब क्या होता है, कंसेंट देने का मतलब क्या होता है सनी, कंसेंट देने का मतलब होता है कि आप एग्री कर रहे हो उस थिंग्स के लिए, बिना किसी वॉलंटरली आप परमिट कर रहे हो, बिना किसी प्रेशर का, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस का, बिना किसी बर्डन का, आप फ्रीली अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रहे हो आप ऑफर के ऊपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट देना बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर कंसेंट इज एन एक्सप्रेस विलिंगनेस और गिविंग वॉलंटरली परमिशन और एग्रीइंग टू समथिंग। किसी मैटर के ऊपर आप अगर वॉलंटरली परमिट कर रहे हो, एग्री हो जा रहे हो, उसको बोलते हैं कंसेंट देना। सेक्शन 13 फर्दर क्लैरिफाई, सेक्शन 13 अगेन हमें बोलता है, 2 और मोर पर्संस आर सेड टू बी कंसेंटेड। 2 या 2 से ज्यादा लोग कंसेंटेड होना तभी बोले जाएंगे when they agree upon the same thing in the same sense। सेम थिंग के ऊपर और सेम सेंस में अगर ये एग्रीड होंगे। कंसेंट तो इसने दिया है, मिस्टर रॉय ने मिस्टर जॉय के फ्लैट को परचेज करने का कंसेंट तो दिया है, लेकिन यहां पर सेक्शन 13 ये लोग फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 10 का कंडीशन तो उसने फुलफिल कर दिया है कि उसने कंसेंट दे दिया बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस का कि यस आई एम रेडी टू परचेज योर फ्लैट, लेकिन उसने जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर इन द कॉन्ट्रैक्ट, फ्लैट नंबर 101 इज द सब्जेक्ट मैटर। समझ में आ रहा है ना, लेकिन उसने सब्जेक्ट मैटर ऑफर करने वाले ने फ्लैट नंबर 101 बोला और खरीदने वाले ने क्या समझ के उसको कंसेंट दिया 102। मतलब यहां पर मीटिंग ऑफ द माइंड ऑफ बोथ पर्संस ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस हुआ है क्या, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। ऐसे सिचुएशन में अपने क्या बोलेंगे, यहां पर देखो सेक्शन 13 बस एक लाइन का है, यही एक लाइन लिखने से ना एग्जाम में इफेक्ट बन जाएगा। अगर ये एक लाइन छोड़ दोगे तो खत्म कहानी। क्या क्या ठीक है, बात करते हैं बाद में। सेक्शन 13 फर्दर क्लैरिफाइज दैट 2 और मोर पर्संस आर सेड टू कंसेंटेड होगा ये कंसेंटेड when they agree upon the same thing in the same sense। जब वो लोग सेम थिंग के ऊपर और सेम सेंस में दोनों एग्रीड होंगे तभी जाकर के यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। अपने इस क्वेश्चन का फैक्ट क्या है, इन द गिवन केस बोथ द पार्टीज हैव गिवन अ फ्री कंसेंट, बोथ द पार्टीज हैव गिवन अ फ्री कंसेंट बट दे आर नॉट कंसिडरिंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंट तो इसने दिया है लेकिन सेम थिंग इन द सेम सेंस समझ करके नहीं दिया है।
सो मिस्टर जॉय वांट्स टू सेल फ्लैट नंबर 100 हियर, ऐसे लिख सकते हो हियर मिस्टर जॉय वांट्स टू सेल फ्लैट नंबर 101 बट मिस्टर रॉय agreed on the contract to buy the flat number 102. सो कंक्लूजन क्या होगा? एग्रीमेंट वुड बी इनवैलिडेटेड, इनवैलिड होगा इनवैलिड एट द बिगिनिंग स्टेज. कहां पर? इंसेप्शन स्टेज. मतलब क्या हो जाएगा? बिगिनिंग में ये क्या हो गया? एग्रीमेंट इनवैलिड हो गया itself because both the parties did not agreed on the same thing in the same sense. दोनों पार्टी सेम थिंग के ऊपर और सेम सेंस में एग्रीड नहीं होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बोलते नहीं हो, इनवैलिड हो जाएगा. हेंस बोथ द पार्टीज डिड नॉट हैव म्यूचुअल कंसेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. दोनों का कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट है क्या? कंसेंटेड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है, तो इसको म्यूचुअल कंसेंट होना नहीं बोलते हैं. समझ में आ रहा है ना? इसको म्यूचुअल कंसेंट होना हम लोग नहीं बोलते हैं. Therefore it is not a valid contract. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं. बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो आपको इसका आंसर 4 मार्क्स के लिए बस इतना ही लिखना. अगर आपको आता रहेगा तो बस 2 ही बात लिखना है आपको. सेक्शन 10 का हेडिंग, सेक्शन 13 का हेडिंग, बात खत्म. यही तो है. और फिर उसके बाद अपना केस का फैक्ट लिखना है, कंक्लूजन लिखना है. और ये सब कैसे हो पाएगा कि आप इसको एकदम कर सकोगे, लिख पाओगे एग्जाम्स में? आप डायरेक्ट एग्जाम्स में ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप देखते हो बच्चों जब रिजल्ट आता है सीए का, फाउंडेशन का या इंटरमीडिएट का या फाइनल का, तो आप देखते हो, मैं फाउंडेशन लेवल की अभी बात करता हूँ, देखते हो 20% बच्चे पास करते हैं, 22% बच्चे पास करते हैं, कभी कभी तो 18 और 16% भी बच्चे पास करते हैं. और इतने बच्चे नहीं पास करते हैं. उनमें से जो नहीं पास करते उनमें से भी बहुत पढ़ने वाले थे. ऐसा नहीं कि सारे पढ़ने वाले नहीं थे, बहुत पढ़ने वाले थे. लेकिन मैक्सिमम बच्चों की पॉपुलेशन वो होती है ना जो डायरेक्ट पहली बार एग्जाम में हॉल में जाके लिख रहे होते हैं. मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मतलब उसके पहले उन्होंने कभी लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया, वो एग्जाम्स में डायरेक्ट लिखते हैं. मतलब एक भी टेस्ट नहीं दिया, एक भी एग्जाम्स नहीं दिया. समझ रहे हो ना कितने बाहुबली लोग हैं ये लोग? आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख रहे हो जा करके, तो नंबर देगा कहाँ से? और फिर आपके पेपर में 14, 15, 18, 20, 22, 25 लॉ में नंबर आते हैं. इसी वजह से आप जितना ज़्यादा लिखते जाओगे, जितना ज़्यादा लिखने का टेस्ट देते जाओगे इस पेपर में, उतना ज़्यादा आपका ये आसान होता जाएगा. ठीक है, यही ऑप्शन है आपके पास. अगले क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बच्चों. क्वेश्चन नंबर कितना? 19. Karan agreed to purchase wooden table for his study room from Mr. X. Karan agreed to purchase. Karan कौन है? बायर है. वो एक वुडन टेबल अपने स्टडी रूम में लगाने के लिए परचेज करने के लिए एग्रीड हुआ है, मिस्टर एक्स से परचेज करेगा. टेबल वाज इन गुड कंडीशन एंड वाज एग्जामिन्ड बाय करण बिफोर परचेजिंग. टेबल जो था गुड कंडीशन में था, खरीदा जा सकता था, उसको रख के उस पर पढ़ाई भी किया जा सकता था. और जो बायर था उसने उसको वेल एग्जामिन्ड कर लिया, बहुत अच्छे से उसको जांच पड़ताल खुद भी कर चुका है खरीदने से पहले. क्या मैं देख लूँ एक बार, ऐसे घुमा घुमा के पूरा देख लिया, सब ठीक ठाक है. तो फिर उसके बाद ही फाउंड नो डिफेक्ट इन इट. उसको इस टेबल में कोई भी डिफेक्ट नहीं दिखाई दिया. सब तरह से पलट के देख लिया, कोई डिफेक्ट नहीं दिखाई दिया. एंड पेड ₹20,000 फॉर दैट टेबल. 20,000 रुपये उस स्टडी टेबल के लिए उसने दे दिया. स्टडी टेबल में क्या था? लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट वन लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन. बाद में उसे पता चला, जब वो अपने घर लेकर के आया तो उसे पता चला कि उस स्टडी टेबल का एक जो लेग है वह क्या है? ब्रोकन है. एंड मिस्टर एक्स हैज पेस्टेड द वुड एंड ट्राइज टू हाइड द डिफेक्ट इन द टेबल. और उसने उसके ऊपर क्या कर रखा है? उसको पेस्टिंग कर दिया है. मतलब उसको अच्छे से चिपका करके, पेस्टेड करके और कलर वलर कर दिया हुआ है. पता नहीं चलेगा नॉर्मल आदमी को, जब तक खरीदेगा तब तक तो नहीं पता चलेगा. लेकिन बायर ने इसको देखा था पूरा, ऐसे 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 घुमा घुमा के उसके सारे लेग को चेक किया था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया. फिर क्या हुआ? ट्राइड टू हाइड द डिफेक्ट इन द टेबल. वह टेबल का डिफेक्ट छुपाने का कोशिश किया. कैन करण रिटर्न द टेबल एंड क्लेम द अमाउंट बैक? क्वेश्चन है, करण को क्या करना चाहिए? एग्जाम्स में पेपर को आसान तब माना जाता है जब खाली केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, तभी मजा आएगा लिखने में.
मतलब एकदम लिखते जाओ, कोई टेंशन नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो फिर भी रुकेगा गाड़ी, ठीक है। और फिर आपको बोलना है डिस्कस द सेम विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रेफरेंस में आपको ये बताना है। इसी क्वेश्चन को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा चेंज करके। सोगा में लेट द बायर बीवेयर, ठीक है ना, लेट द बायर बीवेयर बिफोर द परचेजिंग, पूछा जा सकता है। प्रोविजन एंड फैक्ट ऑफ द केस क्या है यहां पर? एज पर सेक्शन नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट when made intentionally to deceive the other party to introduce him to enter into a contract is termed as fraud। fraud किसको बोलते हैं? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? काफी ध्यान से सुनने की जरूरत है। सेक्शन 17 बोलता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या कराने के लिए? इंटर कराने के लिए आप जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके मटेरियल फैक्ट को फॉल्स रिप्रेजेंट करते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कराना है तो जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में अगर आप फॉल्स रिप्रेजेंट करके और मटेरियल फैक्ट के ऊपर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे करके कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर कराते हो, और विथ दिस इंटेंशन कि मुझे इसमें डिसीव ही करना है। इंटेंशन क्या चीज का है? डिसीव करने का। क्या चीज का इंटेंशन है? धोखा देने का। तब इसको क्या बोला जाता है? तब इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड। ऐसा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 बोलता है। देखो बच्चों क्या बोल रहा है? अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या होता है? सबसे खास बात अबाउट द सब्जेक्ट मैटर व्हेन मेड इंटेंशनली। और ये जो फॉल्स एक होता है ना, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, अनइंटेंशनली किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में डिसीव करने का इंटेंशन में और मे नॉट दोनों हो सकता है, लेकिन फ्रॉड में तो इंटेंशन पहले से क्या होते हैं? फ्रॉड का मतलब डिसीव करने का। क्या होता है? डिसीव करने का। सो अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट when made intentionally to deceive other party to introduce him to enter into a contract is termed as fraud। section 17 subsection 2 हमें क्या बोलता है? further states that active concealment। active concealment मतलब क्या होता है? एक्टिवली फैक्ट को छुपाना। concealment का मतलब क्या होता है? hiding of fact। hiding of सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है हमें? अबाउट एक्टिव कॉन्सिलमेंट व्हेन अ पार्टी इंटेंशनली कॉन्सिल्स और हाइड्स, छुपा देता है किसी बातों को जो बताना चाहिए था। समझ में आ रहा है ना? जो बताना चाहिए था। व्हेन अ पार्टी इंटेंशनली कॉन्सिल्स और हाइड्स सम मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द अदर पार्टी एंड मेक श्योर दैट द अदर पार्टी इज नॉट एबल टू नो द ट्रुथ। और ये श्योर कर लेता है कि अदर पार्टी ये ट्रुथ को पता करने के लिए एबल नहीं है। ट्रुथ को पता करने के लिए क्या नहीं है? एबल नहीं है। सम मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द अदर पार्टी एंड मेक श्योर दैट द अदर पार्टी, और ये श्योर कर देता है कि अदर पार्टी इस मटेरियल फैक्ट को जानकारी नहीं कर पाएगा। नॉट एबल टू नो द ट्रुथ इन फैक्ट मेक द अदर पार्टी बिलीव समथिंग विच इज फॉल्स। और फिर वह इनफैक्ट ऐसा भी कर देता है, अभी भी प्रोविजन में मैं पढ़ा रहा हूं, और फिर वह अदर पार्टी को ऐसा बिलीव करने के लिए करा देता है। इनफैक्ट मेक द अदर पार्टी बिलीव, दूसरे पार्टी को ऐसा बिलीव करा देता है समथिंग, वैसे चीजों के बारे में जो कि फॉल्स है। मतलब फॉल्स चीजों के बारे में, गलत चीजों के बारे में भी उसको क्या कर देता है? गुड बिलीव दिला देता है। किस पार्टी को? अदर पार्टी को। देन फ्रॉड इज कमिटेड, तब इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रॉड हो जाना बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इन केस अ फ्रॉड इज कमिटेड, अगर किसी पार्टी के साथ फ्रॉड अगर हो जाता है, फ्रॉड कमिटेड हो जाता है, देन द एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों? पीड़ित पार्टी को बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। समझ में आ रहा है? कंप्लेन करने वाली पार्टी को एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। जिसके साथ फ्रॉड होगा वो कंप्लेन करेगा कि जो फ्रॉड करेगा वो कंप्लेन करेगा?
जिसके साथ फ्रॉड होगा वही कंप्लेन करेगा ना, तो उसको बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड पार्टी। द एग्रीव्ड पार्टी गेट्स द राइट टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का उसके पास अधिकार रहता है। रिसाइंड मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। रिसाइंड मतलब क्या होता है? कैंसिल करने का अधिकार रहता है। इफ द एग्रीव्ड पार्टी हैज ऑब्टेन्ड सम बेनिफिट इन सच अ कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय फ्रॉड, यानी फ्रॉड की वजह से किए गए कॉन्ट्रैक्ट में अगर एग्रीव्ड पार्टी कोई बेनिफिट ऑब्टेन कर चुका है ऑलरेडी, मतलब कुछ बेनिफिट फायदा ले चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीव्ड पार्टी फायदा ले चुका है, देन ऑल सच बेनिफिट शुड बी रिटर्न्ड बैक। तब वो सारा बेनिफिट क्या करेगा? बोलेगा कि थोड़ा तो मेरे को फायदा दे दिया और उसके बाद ज्यादा फ्रॉड कर लिया, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं और मैं तुमसे अभी तक जो बेनिफिट लिया हूं वह बेनिफिट मैं क्या कर रहा हूं? रिस्टोर बैक कर रहा हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न बैक करना बोलते हैं। क्लियर है? इफ एग्रीव्ड पार्टी हैज सफर्ड एनी लॉसेस, अगर एग्रीव्ड पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का लॉस हुआ है, देन कंपनसेटेड बाय अदर पार्टी, तो फ्रॉड करने वाली पार्टी उसको कॉम्पनसेट करेगा। ये भी आपका इसी प्रोविजन के अंदर है। अब कंक्लूजन पे हम आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन एंड फैक्ट ऑफ द केस, इन केस अ फ्रॉड इज कमिटेड बाय वन पार्टी, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ्रॉड कर देता है तो यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे होता है? एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहेगा कि चलो ठीक है, अब तो मैं 20,000 उसको दे चुका हूं, मेरे को ये लेग खराब लेग दिया है, चलो मैं और इसके ऊपर 200 रुपये खर्च करता हूं, मैं किसी मैकेनिक बोल रहा हूं, मैं किसी ऐसे रिपेयर करने वाले पर्सन को बुलाता हूं और उसको रिपेयर करा के इसी टेबल को मैं यूज कर लेता हूं, थोड़ा सा ही डिफेक्ट है इसमें, चलो कोई बात नहीं है, मैं इसको एग्रीड कर लिया। तो अगर वह इस तरह से रेडी हो जा रहा है तब तो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्या? वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर ये पार्टी चाहेगा, इसके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, किस पार्टी के ऑप्शंस पे? एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ये चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल है, लेकिन वॉइडेबल है मतलब वॉइड हो सकता है, किसके ऑप्शन पे हो सकता है? एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे हो सकता है। Hence, Karan can cancel the contract and claim compensation. करण क्या करेगा? कैंसिल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को कि तुमने मटेरियल फैक्ट को हमसे क्या किया? हाइड किया। और यहां पर कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस सफर ड्यू टू फ्रॉड डन बाय मिस्टर एक्स। लेकिन अभी आपको यह समझाना था किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग समझाना था। यही अगर सोगा में होता तो बातें कुछ और होती। समझ में आ रहा है ना? यही क्वेश्चन अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होता, मैं बताऊंगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी जब जाऊंगा तो उसके लिए भी मैं आपसे बात करूंगा। अब हम लोग आते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ बच्चों। हाँ जी बोलिए। अच्छा क्या हुआ? खराब हो गया कैसे? अच्छा ठंड कर रहा है, मैं भूल गया था। देखो बच्चे, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। कौन से क्वेश्चन पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 20। मिस्टर मूर्ति वाज ट्रेवलिंग टू मनाली विथ हिज वाइफ बाय बस ऑफ हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के बसेस थे और मिस्टर मूर्ति मनाली जा रहा था अपने वाइफ के साथ घूमने के लिए। ड्यू टू सम टेक्निकल डिफॉल्ट इन द बस में कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया। द ड्राइवर हैज स्टॉप द बस इन अ मिड वे इन कोल्ड नाइट। ठीक है ना? पूरा मनाली एरिया में कितने ठंड पड़ते हैं आपको पता है, और वो ठंड का मौसम ही था ऊपर से, और मनाली ठंड बढ़ गया और रास्ते में बस स्टॉप हो गया था टेक्निकल इशू की वजह से और बस में खराबी आ गया था। ड्राइवर एडवाइज द पैसेंजर टू गेट द शेल्टर इन द नियरेस्ट होटल। ड्राइवर ने बोला कि आप लोग यहाँ से एकदम नियरेस्ट होटल है जो कि 100 मीटर आपको बस वॉक करना पड़ेगा, इस होटल में आप लोग स्टे कर जाइए। ड्राइवर ने सबको एडवाइस किया कि हम लोगों को मनाली तक का सफ़र तय करना है, सो अभी हम लोग बस को ठीक कर रहे हैं। सभी पैसेंजर्स को उसने एडवाइस दिया टू गेट द शेल्टर इन द नियरेस्ट होटल विच वॉज एट द डिस्टेंस ऑफ ओनली 1 किलोमीटर फ्रॉम दैट प्लेस। मैं 100 मीटर बोल गया, ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पर आप लोग ट्रेवल कर जाइए, हम लोग आपके जाने का भी व्यवस्था कर देते हैं, आप यहाँ पे जाकर तब तक स्टे कर जाइए। द वाइफ ऑफ मिस्टर मूर्ति कॉट कोल्ड। मिस्टर मूर्ति की जो वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गया, ठीक है ना, कांपने लगी। एंड फेल इल ड्यू टू बीइंग आस्क्ड टू गेट डाउन एंड शी हैड टू वर्क इन कोल्ड नाइट टू रीच होटल। अच्छा ये ना अभी ये ड्राइवर ने बोला कि आप लोग चले जाइए, तो ये
होटल जाने के लिए 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो होटल था, उस होटल पे जाने के लिए मिस्टर मूर्ति की जो वाइफ है यहाँ पर, उसने उस बस से नीचे उतरी और उसको ठंड लग गया और वह बीमार पड़ गई। समझ में आ रहा है ना? फिर क्या हुआ, ड्यू टू बिंग आस्क्ड टू गेट डाउन एंड सी हेड, इसलिए वो बीमार पड़ गई कि उसको नीचे उतरने के लिए बोला गया। मतलब बेचारी जैसे नीचे उतरी उसको और ज़्यादा ठंड लग गया और वो पूरी तरह से बीमार हो गई, बहुत कमज़ोर थी। एंड सी हैड टू वर्क इन कोल्ड नाइट टू रिच होटल्स, और उसको ये बोला गया था कि आपको इस मतलब नाइट का समय था, कोल्ड था, और इस समय आपको ट्रेवल करके 1 किलोमीटर का भी ट्रेवल करके होटल तक जाना था। ठंड का मौसम किसने देखा? ऐसे कोलकाता में अगर कोई रहता है तो ठंड थोड़े ना उसको लगता है, ठीक है, लेकिन बाहर में ठंड बहुत है। समझ में आ रहा है ना? 1 किलोमीटर भी चलना अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, और वैसे ही मनाली वाले जैसे प्लेस पे। देन क्या हुआ, मिस्टर मूर्ति फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर मूर्ति को गुस्सा आया और उसने डायरेक्ट कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया जिसका बसेस था, फॉर डैमेजेस फॉर द पर्सनल इनकन्वीनियंस। उसने बोला कि हमें पर्सनल इनकन्वीनियंस हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें असुविधा का सामना करना पड़ा है, इनकन्वीनियंस हुआ है, और इसके वजह से मुझे डैमेजेस चाहिए। मेरी वाइफ फीवर उसको हो गया, ठंड लग गया उसे, क्योंकि आपका बस खराब हो गया था, और ड्राइवर ने हमें बाहर निकलने के लिए एडवाइस दिया था। तो उसने पर्सनल इनकन्वीनियंस के लिए भी डैमेजेस मांगा, होटल चार्जेस के लिए भी मांगा, और मेडिकल ट्रीटमेंट का भी पैसा मांग बैठा फॉर हिज वाइफ। ये कंपनसेशन कंपनी से उसने क्लेम कर दिया। एक्सप्लेन वेदर मिस्टर मूर्ति वुड गेट कॉम्पनसेटेड फॉर विच ही फाइल्ड द सूट। क्या मिस्टर मूर्ति को ये कॉम्पनसेशन मिलेगा जिस जिस चीज़ के लिए उसने कॉम्पनसेशन मांगा है? पर्सनल इनकन्वीनियंस के लिए मांगा है, होटल चार्ज के लिए भी मांगा है, और एज वेल एज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी उसने ये पैसे मांगे हैं अपने वाइफ के। तो क्या उसे यह कॉम्पनसेशन मिल के रहेगा? आपको ये आंसर देना है, ठीक है। ये भी नहीं बोला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देना है, लेकिन बात तो समझ में आ रही है ना। अब ऐसा नहीं कि कंपनीज एक्ट का प्रोविजन यहाँ पे लगाओगे, फिर तो मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। देखो बच्चे, यहाँ पर हम लोग सेक्शन नंबर 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को यूज करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 73, ध्यान देना, पहले प्रोविजन को आपको समझना है। सेक्शन 73 हमें क्या बोलता है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट compensation for any loss or damages caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach। अभी बस ट्यूसडे की बात है, मतलब आज से ठीक 2 दिन पहले की बात है, मैंने ये सेक्शन आप लोगों को पढ़ाया, या मेरे को लग रहा है कि लास्ट 1 वीक के अंदर अंदर ही मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, मेन लेक्चर्स में, जहाँ पर हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सेशन नहीं चल रहा होता है, जहाँ पर हमारा मेन लेक्चर चल रहा होता है, वहाँ पर मैंने ये पढ़ाया सेक्शन 73। उसमें आपको बताया गया था क्या कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करता है यानी ब्रीच करता है, तो वह पार्टी जिस पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है उस पार्टी के पास कॉम्पनसेशन लेने का इंटाइटलमेंट आ जाता है फ्रॉम दैट पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, उस पार्टी से जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया। वही बात यहाँ पे लिखा गया। और कितना लॉस ऑफ डैमेजेस मांगेगा? डैमेजेस कितना मांगेगा? जो उस कॉन्ट्रैक्ट के नेचुरली अरोज होगा इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ मांगना स्टार्ट कर दोगे, समझ में आ रहा है ना? सब कुछ मांगना कि मैं आपका बस का टिकट खरीदने के लिए भी अपने घर से 2 किलोमीटर बाइक चला के गया तो उसका पेट्रोल का पैसा भी दे दो मेरे को, समझ में आ रहा है ना? ऐसा आप नहीं कर सकते हो। नेचुरली जो अराइज होगा वही आप मांग सकते हो। तो आपको पहले प्रोविजन समझाना होगा सेक्शन 73 का, ये पूरा बात है। लेकिन यहाँ पर बच्चों आप जब एग्जाम्स में लिखो तो कॉमा कहाँ पे देना है, इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें क्या प्रोवाइड करता है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया जाता है, ब्रीच किया जाता है, द पार्टी हु सफर्स फ्रॉम सच ब्रीच, देन इस जगह पे आप लिख सकते हो द एग्रीव्ड पार्टी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव। आप ये भी लिख सकते हो द पर्सन हु सफर्स फ्रॉम सच ब्रीच, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं, समझ में आ रहा है? द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव, उसके पास रिसीव करने का अधिकार आ जाता है। क्या रिसीव करने का अधिकार आ जाता है? कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस कॉज्ड टू हिम,
जो उसको लॉस या डैमेजेज हुए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में जो नेचुरली अरोज हो रहा है इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच, इस ब्रीच के वजह से यूजुअली जो लॉस अराइज हो रहे हैं उस लॉस के बराबर कॉम्पनसेशन पाने का अधिकार किसके पास आ जाता है? उस पार्टी के पास हु इज सफर्स फ्रॉम सच ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और किससे यह कॉम्पनसेशन पाने का अधिकार आ जाता है? कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से। किससे यह कॉम्पनसेशन उसे मिलेगा? फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। किस पार्टी से कॉम्पनसेशन लेने का अधिकार आ जाता है? तो आपको ये कॉमा और ये कॉमा एग्जाम्स में देना पड़ेगा। आप एकदम ऐसे शादी के घोड़ा की तरह एकदम धड़ाधड़ लिखते चले गए, कॉमा नहीं दिया तो मतलब बदल जाएंगे इसके। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब बदल जाएंगे, आपको ये देना पड़ेगा। या तो फिर इसको उठा के लास्ट में लिखो, समझ में आ रहा है ना? लेकिन प्रोविजन में तो ऐसे ही लिखा गया है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है तो उसके प्रोविजन में ऐसे ही कॉमा देके लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच, और विच द पार्टीज न्यू, जो पार्टी को पहले से पता है। विच द पार्टी न्यूज मतलब पहले से पार्टी को पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो हमें कितने का कॉम्पनसेशन मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट के समय भी तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं लेकिन पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रखा हुआ है कि अगर हमने ब्रीच किया या आपने ब्रीच किया तो ये कॉम्पनसेशन आपको भरना पड़ेगा, और अगर हमने ब्रीच किया तो ये कॉम्पनसेशन मुझे भरना पड़ेगा। ये पहले से पार्टीज को न्यू होता है तो वह कॉम्पनसेशन ही देना पड़ेगा। बस समझ आ रहा है मेरी बात ना? और वेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, ये कब से पार्टी जानता है कॉम्पनसेशन के बारे में? जिस समय कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने किया था। एक तो हुआ कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पनसेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हो सकता है, तो जो नेचुरली अराइज होगा लॉसेस वही लॉसेस को अबियर करेगा। और दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट के समय पहले से बता दिया गया है कि आपके सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। बस इसमें से लिखा रहता है ना, ये जाती है बस से बैठ करके अपने धनबाद, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। कॉन्ट्रैक्ट में वो पहले से बोल के रखा हुआ है, वो हम नहीं देने वाले हैं आपको। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने गुड्स का केयर टेकिंग करो। इसके ऊपर भी तो हमने पढ़ाया है आपको सेक्शंस, ठीक है? सो यहाँ पे पार्टीज न्यू दैट व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट, कि कितना हमें ब्रीच से रिसीव होगा। बट सच कॉम्पनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। ये पिछले क्लास में भी मैंने एक प्रैक्टिकल समय ये वाला सेक्शन 73 डील किया था, याद आ रहा है? कि कोई भी अगर इनडायरेक्ट लॉस होगा, समझ में आ रहा है ना? इनडायरेक्ट लॉस होगा या फिर रिमोट लॉस। इनडायरेक्ट लॉस को रिमोट लॉस बोलते हैं, मतलब बाहरी कारणों को भी आप जब नुकसान हो गया तो सब कुछ उसमें इंक्लूड कर दो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कॉम्पनसेशन दे दो मुझे। समझ में आ रहा है ना? मेरे घर का राशन का सामान भी खरीद के दे दो, ऐसे बोलने लगोगे तो नहीं काम चलेगा। क्लियर है? यहाँ पर कोई भी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस को डैमेजेस के तौर पे पार्टी नहीं देगा। बट द कॉम्पनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ द ब्रिज। रीजन ऑफ ब्रिज की वजह से अराइज होने वाले किसी भी इनडायरेक्ट लॉस को या रिमोट लॉस को जो पार्टी ब्रिज करेगा वह पार्टी पे नहीं करेगा। ठीक है? अब अपना इसमें फैक्ट ऑफ द केस क्या है? इन द गिवन केस मिस्टर मूर्ति फाइल्ड द केस अगेंस्ट हिमालय ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर डैमेजेस फॉर द पर्सनल इनकन्वीनियंस। वो पर्सनल इनकन्वीनियंस का भी डैमेज मांग रहा है, जो हमें पर्सनल असावधान मतलब पर्सनल जो हमें प्रॉब्लम्स हुआ, समझ में आ रहा है ना? इनकन्वीनियंस हुआ, इसका भी हमें डैमेजेस का पैसा चाहिए। हमें होटल का चार्ज, जहाँ पर हम जाके आपके गाड़ी के खराब होने की वजह से मेरे को होटल में जाके रुकना पड़ रहा है, ये तो चार्ज आपको ही देना पड़ेगा, ये भी मांग रहा है। तीसरा मांग रहा है कि मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट का भी पैसा दो। बीमार कैसे पड़ गई तुम्हारे बस से नीचे उतर के मेरी वाइफ, मेरे को इसका भी पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ये भी चाहिए। कंक्लूजन क्या होगा इसका? कंक्लूजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट ऑफ द केस इट कैन बी सेड दैट मिस्टर मूर्ति कैन क्लेम डैमेजेज फॉर द पर्सनल इनकन्वीनियंस एंड होटल चार्जेज। उसको पर्सनल इनकन्वीनियंस आपको हुआ है, आपको वहाँ से अपना गुड्स को, जो सामान आपने बस के ऊपर रखा था उसको लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ा, आपको प्रॉब्लम्स भी हुआ, उसके लिए जो भी आपको बनता है वो आपको इनकन्वीनियंस का पैसा दिया जाएगा, सभी पैसेंजर्स को दिया जाएगा। और एज वेल एज आप लोग जो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके होटल में रुक रहे हैं, उस होटल का जो भी 2 घंटा 5 घंटा जितना टाइम लगेगा बसेस का बन के रेडी होने में, उतना रुपए का खर्चा पूरा हमारी कंपनी उठाएगी। इसके लिए हम डैमेजेस देने को तैयार है। लेकिन अब ये जो बीमार हो गए, बाकी तो पैसेंजर बैठे थे, सब तो अच्छे से ठंडा का मजा लेते लेते अपने होटल पहुंचे,
लेकिन ये बीमार हो गई तो हमारी क्या गलती इसमें? तो ये रिमोट कॉजेज है, इनडायरेक्ट लॉसेस है, इसको कंपनी बियर नहीं करेगा. एंड नॉट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हिज वाइफ बिकॉज इट इज अ रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस. क्लियर है बात? समझ आया क्या मेरे बच्चों? बोलते नहीं हो? समझ आया ना? अच्छा, इसके बाद हम लोग अभी एक और सेक्शन 17 से ही रिलेटेड ये एक और क्वेश्चन है जिसको आज ही हम लोग करेंगे. इसके बाद तुम लोगों का छुट्टी किया जाएगा, ठीक है? और भी देखता हूँ कुछ छोटा हो सकता है क्या? अभी तो सेक्शन 17 पे ही हम लोगों ने किया. क्या है पहले जो छूट गया वो ये करेंगे हम लोग अभी, ठीक है ना? ये हम लोग करेंगे बच्चों. डन है? ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे. मिस्टर रामलाल बिरला was a big businessman of Pune city having 2 sons and 1 married daughter. इनके कितने बच्चे थे? टोटल 3 बच्चे थे, जिसमें 2 सन और 1 मैरिड डॉटर है. He decided to gift his house to his daughter. उसने डिसाइड किया कि मैं ये अपना जो घर है अपनी डॉटर को गिफ्ट करूंगा. For this purpose, he called his lawyer at the house and made a written document for such gift. उसने क्या किया? मिस्टर रामलाल बिरला ने लॉयर को बुलाया अपने घर पे. बड़े लोग हैं ना, तो लॉयर के पास ये लोग चल के नहीं जाते, लॉयर इनके घर पे आते हैं. समझ पा रहे हैं? लॉयर को उन्होंने बुलाया और बोला कि मैं एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करो, ये गिफ्ट मैं रिटन एग्रीमेंट के साथ देना चाहता हूँ. समझ में आ रहा है ना? गिफ्ट के केस में आपने पढ़ा होगा गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट. कल ही आप लोगों ने बता रहा था हमें कि सेक्शन 25 में सर कंप्लीटेड गिफ्ट एक्सेप्शनल केस है, लेकिन वह कैसा होना चाहिए? रिटेन होना चाहिए. समझ में आ रहा है ना? रिटेन होना चाहिए और प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए. 2 बातें उसमें जरूरी होती है. गिफ्ट अगर कोई किसी को कर रहा है और वह विदाउट कंसिडरेशन कर रहा है तो भी ये वैलिड होगा. विदाउट कंसिडरेशन भी यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड तभी होगा जब गिफ्ट कैसा होना चाहिए? रिटन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? रिटन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए. यही पढ़ाया गया आप लोगों को. तो बच्चों इन्होंने लॉयर को बुलाया और बोला कि रिटन डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए मेरे सामने कि मैं ये घर अपने डॉटर को गिफ्ट में दे रहा हूं. समझ में आ रहा है ना? लॉयर एडवाइज्ड हिम टू गेट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड. उसने बोला, लॉयर ने उनको एडवाइस दिया कि आप इसका ट्रांसफर जो दे रहे हैं प्रॉपर्टी का, हिम टू गेट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड. आप अपनी डॉटर को ये जो डॉक्यूमेंट देंगे, मैं तो अभी इसको रिटर्न करके रेडी कर दे रहा हूं, लेकिन जब आप ट्रांसफर करें तो रजिस्ट्रेशन के साथ इसको करें, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आप ट्रांसफर करें. ये नहीं कि डॉक्टर को आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दिया और फिर बोला कि इसको रजिस्टर करा लेना है. ठीक है? ऐसा नहीं. आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रिटर्न प्लस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ ये डॉक्यूमेंट को अपने डॉटर को ट्रांसफर कीजिए. उसे भी अच्छा लगेगा कि पिताजी ने सब कुछ करके दिया है, बस मेरे को जाके उस घर में शिफ्ट होना है. ऐसा था. फिर क्या हुआ? व्हेन दे बोथ वेर गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, दोनों ने इसे पढ़ लिया. फिर एक ही कार में बैठ करके रामलाल बिरला और उनका जो लॉयर था, एक ही कार से ये लोग दोनों निकल गए. क्या करने के लिए निकल गए? घूमने या डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने? डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए निकल पड़े. समझ में आ रहा है? लेकिन उनका ये आखिरी सफर था. बात समझ में आ रही है ना? आखिरी कार में बैठे थे. फिर क्या हुआ यहां पे? दे मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड बोथ ऑफ देम डाइड ऑन स्पॉट. दोनों मर गए. बात समझ में आ रही है ना? फिर क्या हुआ? फिर हुआ डॉटर फाउंड द डॉक्यूमेंट. डॉटर भी वहां पे पहुंची स्पॉट पे. ये दोनों तो चले गए थे इस दुनिया से, लेकिन डॉक्यूमेंट सुरक्षित था. समझ में आ रहा है ना? वो नॉन लिविंग थिंग से क्या ही होगा उसे. एंड क्लेम द हाउस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. उसने उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपने भाइयों से, जो दोनों उनके बेटे थे वो भी वहां पहुंचे हुए थे, बोली कि अब ये देखो 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 पिताजी ने मेरे नाम से घर कर दिया है, पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट है एकदम मेरे पास. समझ में आ रहा है ना? और ये घर मैं लूंगी. एक्सप्लेन वेदर सी कैन गेट द हाउस एज गिफ्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. क्या वह डॉटर वह घर को एज अ गिफ्ट ले सकती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग? ये आपको रिप्लाई करना है. समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन है. सेक्शन 25 क्या बोलता है?
सेक्शन 25 क्या बोलता है? एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन का अगर होगा और वो वैलिड होगा तभी जब वो रिटन एंड रजिस्टर्ड होगा। कैसा होगा? रिटन एंड रजिस्टर्ड होगा। याद रखना पड़ेगा, बस दो ही तो वर्ड है, रिटन और रजिस्टर्ड। ये दोनों वर्ड तुम लोगों को ऐसा नहीं कि ये कुछ ऐसे न्यूयॉर्क से लंदन से उठ के ये वर्ड आ गया इतना भारी कि तुम लोग याद नहीं कर सकते हो। पता है तुम लोगों को ये वर्ड, रोज मेरे को लग रहा है कि मतलब वीक में तो 5 से 8 बार ये वर्ड तुम लोग बोल जाता होगा। रिटन विटन तो रोज ही बोलता होगा, ठीक है ना? देखो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। कैसे में एक्सप्रेस होना चाहिए? राइटिंग में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। मतलब जो लॉ हमारे कंट्री में उस टाइम पे फोर्सफुल है, कंप्लीटेड गिफ्ट में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए या किसी गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए, वैसे लॉ फोर्सफुल लॉ के अंडर में वह रजिस्टर्ड कैसा होना चाहिए? वह डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है? फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारे कंट्री में लॉ फोर्सफुल है उस लॉ के अकॉर्डिंग वह डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तभी एग्रीमेंट क्या हो पाएगा? वैलिड एग्रीमेंट बन पाएगा, ठीक है? वैलिड एग्रीमेंट बन पाएगा। एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ, या फिर वह अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में ट्रांसफर किया गया बिटवीन द पार्टीज के बीच भी ये नियर रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? लव एंड अफेक्शन का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो एक फादर और डॉटर के बीच जो रिलेशनशिप होता है यह लव का रिलेशनशिप होता है। इसमें फादर अपने डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। सो यहाँ पर एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन द नियर रिलेशन टू इच अदर। पार्टीज एक दूसरे के नियर रिलेशन में होने चाहिए। नियर रिलेशन का भी मतलब मैंने आपको समझाया है पढ़ाते वक्त सेक्शन 25। अगर मान लो कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को अगर ये ट्रांसफर कर रहा होगा प्रॉपर्टी, तो क्या ये नियर रिलेशन में स्टैंड होना बोला जाएगा? नहीं। नियर रिलेशन मतलब ब्लड रिलेशन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पर इन अदर वर्ड्स अ रिटेन, दूसरे शब्दों में भी यहाँ पर बोला है अ रिटेन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। अगर कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिटेन भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए फॉर द अंडर द लॉ फोर्सफुल इन द कंट्री फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और एज वेल एज द पार्टी स्टैंडिंग इन द नियर रिलेशनशिप हैविंग द नेचुरल लव एंड अफेक्शंस होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा? बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन द नियर रिलेशन टू ईच अदर इज इनफोर्सिएबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। तभी बिना कंसिडरेशन का ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? इनफोर्सिएबल हो सकता है। लेकिन यहां पर अपना फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन क्या है? इन द गिवन केस द ट्रांसफर ऑफ हाउस मेड बाय मिस्टर रामलाल बिरला ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शंस टू हिज डॉटर यहाँ पर क्या हो रहा है? डॉटर अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन द नियर रिलेशन, मतलब डॉटर को ट्रांसफर करे टू ईच अदर इज रिटेन बट नॉट रजिस्टर्ड। रिटेन तो है लेकिन उसका एक भाई लॉ का पढ़ाई कर रखा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लास वो इधर ही किया था, अपने यहाँ पर ही किया था। वो क्या था? देख लिया कि ये डॉक्यूमेंट तो बस रिटेन है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो बोला अब ये प्रॉपर्टी तो बटेगा। समझ में आ रहा है ना? तुमको अकेले नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? सो ट्रांसफर इज नॉट इनफोर्सिबल। ये ट्रांसफर इनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। तो आज बस इतना ही रहने दो और इन सबका प्रैक्टिस लिख करके करना स्टार्ट करो, ठीक है? तभी काम बनेगा। एक बार के जगह पे किसी बच्चे को लग रहा है, देखो सब लोग एक जैसे नहीं है, सबके टेकिंग का कैपेसिटी अलग अलग है। तो किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं 4 बार लिखेगा तब मेरा कंट्रोल होगा, तो 4 बार लिख डालो, ठीक है ना? आपका इससे ब्लड बॉडी में कम हो जाने वाला है ज़्यादा लिखने से, ना आप हल्के हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप पढ़ाई करो, ठीक है? चलो बच्चों, थैंक यू।